Sit down, please. हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे बताना एक बार। हाँ, एसएचएम तो पढ़ रहे थे, याद है मेरे को। एसएचएम की जो है वो डायनामिक्स हम पढ़ रहे थे, उसमें हम एनर्जी की बात करते शायद, है ना। एनर्जी अपन ने पोटेंशियल पढ़ी थी, काइनेटिक पढ़ी थी और एक टोटल एनर्जी पढ़ी थी। तीन तरह की हमने एनर्जी पढ़ी है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी तो वेरिएबल होती है, टाइम के साथ वेरी करती है, पोजीशन के साथ वेरी करती है, लेकिन सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी बदलती नहीं। वो सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी आई थी भाई? हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट होती है। ये ऐसी एनर्जी है जो कांस्टेंट होती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। तो हम ये देखना चाहते हैं कि डिपेंड करती किस पे, ये स्टडी करना चाहते हैं कि डिपेंड करती किस पे। तो देखो वहीं से केस आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आपको काफी कुछ बताए थे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं टोटल एनर्जी के बारे में। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आता है बेटा? हाफ यहाँ पर के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट होता है। सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। और इसमें भी अगर हम देखें तो एसएसएम की जो एनर्जी होती है टोटल, वो कितनी होती है? हाफ के स्क्वायर। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, हम इसमें इंटरेस्टेड, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये तो एक्स्ट्रा एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब भाई हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी देखना चाह रहे हैं तो किस पे डिपेंड करती है? तो बोलिए टाइम पे डिपेंड नहीं करती, एक्स पे डिपेंड नहीं करती, तो फिर डिपेंड किस पे करती है देखते हैं। तो बोलिए डिपेंड करती है के पर। के कौन है? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करती है। जितना के ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा। ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, जितना ए ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा। मतलब हमें पता है टाइम पे डिपेंड नहीं करती, एक्स पे डिपेंड नहीं करती, तो डिपेंड करती किस पे ये देखना चाह रहे हैं। तो हम इस फॉर्मूले को देखकर बोल सकते हैं कि ये एनर्जी के पे डिपेंड करती है और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। के को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे तो ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, 1/2 यहाँ पर होगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर और ये बनेगा ए स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले को देखकर बोल सकते हैं कि ये एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, ये मास पर डिपेंड करती है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर डिपेंड करती है और ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखें तो ये मास जितना ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा स्टोर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इस फॉर्मूले को ऐसा ही बोल सकते हैं, 1/2 यहाँ पर होगा m और ये बेटा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या बोलते हैं? 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और ये बनेगा ए स्क्वायर। नहीं बोल सकता है, ओमेगा 2 पाई एन होता है तो उसको बोल सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये एन पर से डिपेंड करता है। तो और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर और सिंप्लीफाई करें, ये 2 से 4 कर जाए तो क्या बनेगा? 2 पाई स्क्वायर और ये बनेगा m और ये बनेगा एन स्क्वायर और ये बनेगा ए स्क्वायर। सही लिखा है क्या? और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, फॉर्मूला बन सकता है 2 पाई स्क्वायर m यहाँ पर होगा a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अब n को बोलते हैं 1 अपॉन t। मतलब हम इस फॉर्मूले को देखकर बोल सकते हैं कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है ये मास पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। हमें याद नहीं करना फॉर्मूला, आप सब जानते हैं। एग्जाम में अगर जरूरत पड़ी तो हम निकाल लेंगे इसको। हाफ के ए स्क्वायर, के को हम एम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, रिलेशन ऐसा ही बन जाता है। अब मैं इसको देखकर बोल सकता हूं कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। देखो ध्यान से बोलो, मैं इसको देखकर बोल सकता हूं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर होती है या एन स्क्वायर होती है। बोलो, ओमेगा पे डिपेंड करती है और एन पे स्क्वायरिंग डिपेंड करती है। जितना एन ओमेगा ज्यादा होगा उतना टाइम एनर्जी ज्यादा होगा। हम इसको देखकर बोल सकते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। और हम इसको देखकर ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर होती है। बोलो, कहने का तो सिस्टम की टोटल एनर्जी हमें पता है कि टाइम पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन टाइम पीरियड पर डिपेंड करती है। टाइम पर डिपेंड, टाइम इंस्टेंट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन टाइम पीरियड पर डिपेंड करती है। हम बोले ये एक्स पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल ए एम्पलीट्यूड उस पर डिपेंड करती है और ऐसे करती है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो टोटल एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास रिलेशन है, इसका मतलब इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ पर पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहने का मतलब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप हो। ऐसे यहाँ पर देखो ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए? पैराबोला ग्राफ बनता है, और जिधर पावर होती ग्राफ उधर बैंड होती है। बताओ एनर्जी तरह बैंड हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी ग्राफ क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। ये ग्राफ यहाँ पर कैसा बनेगा? हाइपरबोला। याद है ना आपको? इनवर्स रिलेशन है।
तो कहने का मतलब हम बोल रहे हैं टोटल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, एक्स पे डिपेंड नहीं करती, तो फिर डिपेंड किस पे करती, तो बोले इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ऐसे करती है। और ये याद नहीं रखना, केवल ये फॉर्मूला है, उसको ओपन करके शो कर सकते हैं कि एनर्जी ऐसा होगा। आपको मैंने होमवर्क दिया था कल, उसमें क्वेश्चन मिला होगा ऐसा एक, है ना, टोटल एनर्जी पे क्वेश्चन दिया था उसने कि एम डबल कर दे, टाइम पे डबल कर दे तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी यहाँ पर ऐसी, लिखिए इसको आप, ये टोटल एनर्जी का रिलेशन है। टोटल एनर्जी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन टाइम पर डिपेंड करती है ऐसे, एक्स पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन मैक्सिमम एक्स वैल्यू एम्पलीट्यूड उस पर डिपेंड करती है और ऐसे। अब हमें पता है कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो मीन पर उसकी जो एनर्जी है पूरी एसएम की एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और जब मीन से वो एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और पोटेंशियल बढ़ती जाती है। जब वो एक्सट्रीम पर पहुंचता है तो एनर्जी कौन सी हो जाती है, पोटेंशियल। कहने का मतलब जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, तो ये एनर्जी जो है ना काइनेटिक पोटेंशियल, इनका फॉर्म एक दूसरे में इंटरचेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल मतलब काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाती है, पोटेंशियल बढ़ती जाती है, काइनेटिक कम होती जाती है। पर जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो काइनेटिक बढ़ती जाती है, पोटेंशियल कम होती है। तो कभी कभी उसके मोशन के पाथ में ऐसी भी कोई पोजीशन हो सकती है क्या कि जहां पर दोनों एनर्जी का वैल्यू सेम हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाए। हमें पता है जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा तो पोटेंशियल तो बढ़ता जाएगा, काइनेटिक कम होता जाएगा, और जब एक्सट्रीम से मीन पर आएगा तो काइनेटिक क्या होगा, बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो कभी कभी ऐसी पोजीशन भी तो हो सकती है कोई जहां पर दोनों एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो एग्जाम में वो भी पूछ लेते हैं और वो हमें वर्बली याद भी रहता है। कितना होता है, ए अपॉन रूट टू प्लस माइनस होता है। तुम देखो दोनों एनर्जी को सेम कर ले, ऐसा भी क्वेश्चन है ना, पूछा भी गया है और आपके मोडी में भी है। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हम बात करें इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का इक्वल हो जाए तो देखो क्या होगा फॉर्मूला, आप यहां पर लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, यूनोट के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो ये क्या मानेंगे, जीरो, तो हाफ एक्स स्क्वायर, और ये कितना बनेगा, हाफ के यहां पर होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को मैंने इक्वल कर दिया तो हाफ के से हाफ के कैंसिल आउट होगा, ये एक्स और ये एक्स इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो एक है ना, एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, प्लस माइनस ए अपॉन रूट टू होता है। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना। कहने का मतलब यहां पर अगर देखें तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए अपॉन रूट टू है, इसका मतलब ये दो ऐसी पोजीशन है ए अपॉन रूट टू माइनस ए अपॉन रूट टू जहां पर दोनों एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, सेम सेम होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के पाथ में हम स्टडी करें तो दो ऐसी पोजीशन है प्लस ए अपॉन रूट टू और माइनस ए अपॉन रूट टू जहां पर दोनों एनर्जी का वैल्यू सेम सेम होता है। बताइए एनर्जी सेम सेम होती है, इक्वल इक्वल होती है, लेकिन अमाउंट में कितनी कितनी होती है भाई, ये तो पता है पोजीशन का नेम, प्लस ए अपॉन रूट टू और माइनस ए अपॉन रूट टू पर एनर्जी दोनों बराबर बराबर होती है, पर बराबर बराबर कितनी कितनी होती है, और क्या आधा आधा कर देंगे भाई। आप बताओ टोटल एनर्जी कितनी होती है, 1/2 के स्क्वायर, तो उसका आधा आधा करेंगे तो 1/4 के। दोनों एनर्जी का मान बराबर बराबर होता है, और कितना कितना होता है बेटा, 1/4 के स्क्वायर होता है। अब देखो ना एक्स वैल्यू ए अपॉन रूट टू उसमें पुट कर दो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाई टू, तो कितना बना 1/4 के स्क्वायर, ये भी कितना होगा 1/4। तो हमें ये भी ध्यान रखना दो ऐसी पोजीशन है जहां पे एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है, और इक्वल इक्वल कितना होता है 1/4 के स्क्वायर होता है।
अब आपको बताया कि बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके मोशन की पाथ पे दो ऐसी पोजीशन है, प्लस माइनस ए अपॉन रूट टू, जहां एनर्जी इक्वल इक्वल होती है। लेकिन ये सिचुएशन एक साइकिल में कितनी बार मिलती है? 4 बार मिलती है। जब पार्टिकल मींस एक्सट्रीम पर जाता है तो ए अपॉन रूट टू एनर्जी सेम करता है, नहीं करता है? बताओ। और जब वापस आता है तो ए अपॉन रूट टू फिर एनर्जी सेम करता है, और जब इधर जाता है तो माइनस ए अपॉन रूट टू एनर्जी सेम करता है, और जब लौट के वापस आता है तो फिर एनर्जी सेम करता है। कहने का मतलब होती पोजीशन कितनी? 2 है, पर ये सिचुएशन, ये पोजीशन कितनी बार मिलती है? 4 बार मिलती है। तो एग्जामिनर कभी भी ये भी पूछता है वो फेजिकल बताइए जब जब एनर्जी इक्वल होती दोनों, बता सकते हैं? हमें पता ए अपॉन रूट टू एनर्जी सेम होती है, तो ए अपॉन रूट टू पार्टिकल का फिजिकल कितना होगा? बोल चुके हम लोग, कितना होगा? पाई बाई 4। तो यहां पर अगर थीटा की बात हो तो पहला एंगल होगा पाई, और उधर से आते टाइम पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होगा? 3 पाई बाय। फिर इधर होगा पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 होगा, और फिर क्या होगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होगा? 7। ये 4 ऐसे फेज एंगल है जब जब एनर्जी दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। और जब एनर्जी इक्वल 4 फेज एंगल ये है तो बताओ टाइम इंस्टेंट भी बता सकते हैं कि वो टाइम इंस्टेंट बताओ जब जब एनर्जी सेम होती है। तो पाई को क्या बोलते हैं? टी बाई 2। तो टी बाई 2 अपॉन 4 तो ये होगा टी बाई 8, ये होगा 3 टी बाई 8, ये होगा 5 टी बाई 8, और ये होगा 7 टी बाई 8। 4 ऐसे टाइम इंस्टेंट है जब जब एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। 4 ऐसे फेज एंगल होते हैं जब जब एनर्जी सेम होती है, और 2 पोजीशन कौन कौन सी? प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2 ऐसी होती है जहां पे एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। और सेम सेम एनर्जी कितनी कितनी होती है? 1/4 1/4। तो कुछ बातें हैं जो अभी हमें क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन क्यों कभी मॉडल का तो वहां भी मिला हुआ है सब कुछ। तो एक साइकिल में 4 बार ये मिलती हैं, 4 फेज एंगल होते हैं, 4 टाइम इंस्टेंट होते हैं, पर ये पोजीशन कितनी होती है? 2 प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2 होती है। ये भी नोट करेंगे आप लोग। अब ऐसे ही दो एक पैरामीटर और हो सकता है। वैसे तो इसमें मैथ्स है इसलिए ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर मॉडल में क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको समझा दूं, कभी पूछे तो एज ए रिजल्ट के फॉर्म में ध्यान रखेंगे। एवरेज एनर्जी पर साइकिल, या इसको बोलते हैं मीन एनर्जी, मीन वैल्यू पर साइकिल। एवरेज है ना भाई, एवरेज करना चाह रहे हैं हम लोग। एवरेज करना आता है? अगर मैं आपसे बहुत सारी वैल्यू दे दूं आपको, मैं आपको बहुत सारी वैल्यू दे दूं, बोलूं कि इनका एवरेज करो, कैसे करेंगे? बोले सबका सम कर लेंगे, और जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज है उस सम को उससे डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो तो क्या होगा? एवरेज वैल्यू। ऐसे करते हैं हम लोग सम, एवरेज। और आपको पता है जो एवरेज वैल्यू आएगा बेसिकली वो ऐसा वैल्यू होगा जो सबसे छोटी वैल्यू से बड़ा होगा। नहीं देखा कभी आपने ऐसा? हम जब बहुत सारी वैल्यू का एवरेज करते हैं तो जो डेटा आता है वो डेटा ऐसा होता है कि वो उन सबके बीच में होता है, सबसे छोटी वैल्यू से बड़ा होता है, सबसे बड़ी वैल्यू से छोटा होता है। नहीं होता ऐसा? तो मैं आपको समझा दूं, जब भी हम कोई एवरेज पैरामीटर शो करना चाहते हैं तो उसका नोटेशन है ये लेस और ग्रेटर के साइन से दिखाते हैं इसको। ये एवरेज पैरामीटर को दिखाने का तरीका होगा। जब भी मैं लेस और ग्रेटर के साइन में कोई पैरामीटर लिख रहा हूं तो समझेंगे वो एवरेज पैरामीटर शो कर रहा है, ये उसकी एवरेज वैल्यू को शो कर रहा है। ये ऐसा वैल्यू है जो सबसे छोटी वैल्यू से बड़ा है और सबसे बड़ी वैल्यू से क्या है? छोटा। तो ये थोड़ा सा दिखाने का तरीका होगा कि जब हम एवरेज की बात करें तो एवरेज पैरामीटर अगर दिखाना चाहते हैं तो इतना बड़ा नहीं लिखकर, नेम नहीं लिखकर, अगर मैं नोटेशन में लिखूं लेस और ग्रेटर के साथ, तो समझ जाना ये एवरेज का वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू को शो करता है। नोटेशन है, दिखाने का तरीका। लेस और ग्रेटर के साथ में अगर दिखाते कोई पैरामीटर तो ये एवरेज वैल्यू को शो करता है। अब देखो यहाँ पर हम एनर्जी का एवरेज करना चाह रहे हैं, और हमें पता है एनर्जी यहाँ पर जो होता है वो फंक्शन होता है टाइम का। आप बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा।
और हमें पता कोई पैरामीटर अगर किसी का फंक्शन होता है और हम उसका एवरेज करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन करना पड़ता है, याद है आपको लोग? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। बोलो भाई। तो एवरेज करने के लिए हम इंटीग्रेशन करना पड़ता है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, लेकिन हम एज ए रिजल्ट के फॉर्म में ध्यान रखेंगे। बात सुनो, हम लोग यहाँ पर एनर्जी का एवरेज करना चाहते हैं। हमारी पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वेरिएबल एनर्जी है, टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम का फंक्शन है, तो हम इसका एवरेज करते हैं। तो देखो इनका एवरेज पैरामीटर, एवरेज वैल्यू कितना आता है वो देखना चाहते हैं। लेकिन हमें पहले समझना, मैं लिख रहा हूं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एवरेज, सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। जो ये साइन लिखा है ये किसका साइन है? एवरेज का। और ये बीच में क्या लिखा? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल अगर उसको लिखा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2, यहां पर होगा के ए स्क्वायर, और ये बनता है कोस स्क्वायर ओमेगा। बोलो। अब आप इसका एवरेज करना चाहते हैं पर साइकिल, तो हमें पता कि यहां पर ये जो टर्म है आपके स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का एवरेज हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो इसको तो बाहर निकाल लें, ये तो कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही होता है। लेकिन ये जो कोस स्क्वायर ओमेगा टी फंक्शन है उसका एवरेज वैल्यू देखिए पर साइकिल, तो ये कितना होता है? 1/2 होता है। पढ़ते हैं आप ऐसा? एक्चुअल में करना कैसे होता है पता है आपको? कोस स्क्वायर थीटा जो फंक्शन होता है उसको लिखते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, और फिर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा। और जब उसको सोल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, तो हम उसको सोल्व करें इससे बढ़िया कि हम इसकी वैल्यू ध्यान रखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस स्क्वायर थीटा का अगर एवरेज करें पर साइकिल तो उसका वैल्यू कितना होगा? हाफ। तो यहां पर इसका एवरेज वैल्यू हाफ हो गया, और ये है 1/2 के स्क्वायर, तो बताओ टोटल वैल्यू, नेट वैल्यू कितनी बनेगी? 1/4 के स्क्वायर। एज ए रिजल्ट के फॉर्म में याद रखेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल अगर हम स्टडी करें तो उसका वैल्यू होता है 1/4 के स्क्वायर, और वो ऐसे आता है कोस स्क्वायर थीटा इन साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू पर साइकिल कितना होता है? हाफ हाफ होता है। हम वर्बली ध्यान रखेंगे, इसको ऐसा लिखते हैं। ऐसे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पर साइकिल, उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 1/2 यहां पर होगा के ए स्क्वायर, और ये बनेगा बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा, और ये होगा यहां पर प्लस यू नॉट। ये भी तो होता है, अच्छा लगता है लिखना। वैसे हमें पता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हमारा, ये तो कांस्टेंट चला, कांस्टेंट एवरेज कांस्टेंट आता है हमारा, पर लिखने में अच्छा लगता है। अब इसका एवरेज करेंगे पर साइकिल, तो बताओ ये तो कितना हो गया? 1/2 के स्क्वायर होता है, और इसका एवरेज वैल्यू कितना होता है? ये 1/2 होता है, और साथ में यू नॉट ऐसे कैसे? यू नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट नहीं है। बताओ मिला के बोलेंगे तो कितना बनेगा? 1/4 के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट होगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या बना कि अगर मैं यूनिट को कंसीडर ना करूं तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पर साइकिल और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल का वैल्यू क्या होता है? सेम सेम होता है। और कितना कितना होता है? 1/4 के स्क्वायर। ये तो एक्स्ट्रा एनर्जी यार। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी? 1/4, ये भी कितना? 1/4, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम सेम होता है। और दोनों वैल्यू का वैल्यू है ना, मैं लिख भी देता हूं इस बात को, ये पूछते हैं आपसे, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पर साइकिल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल, यहाँ पर जो भी होता है वो इक्वल होता है, और वो 1/4 के स्क्वायर, और दोनों एवरेज वैल्यू का सम कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी आ जाती है। और आपको पता है टोटल एनर्जी को टोटल एवरेज एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चला टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही देता है, और जो पैरामीटर कांस्टेंट होता है उसका एवरेज वैल्यू भी उतना ही होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल एवरेज एनर्जी पर साइकिल इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पर साइकिल प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल, दोनों का सम होता है। बोलो। और ये कितना हो जाएगा? 1/2 यहां पर होगा के स्क्वायर प्लस यू नॉट होगा। तो एज ए रिजल्ट के फॉर्म में एग्जाम में हम ध्यान रखेंगे एवरेज काइनेटिक पर साइकिल या एवरेज पोटेंशियल पर साइकिल का वैल्यू कितना होता है? 1/4 के स्क्वायर होता है, दोनों का वैल्यू सेम सेम होता है, और दोनों का एवरेज वैल्यू सम कर दिया जाए तो वो सिस्टम का टोटल एवरेज एनर्जी होता है, और वो होगा 1/2 के स्क्वायर प्लस यू नॉट। और एवरेज को क्या बोल सकते हैं? मीन वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एवरेज को? मीन वैल्यू भी बोलते हैं। कभी कभी मीन वर्ड को लेकर भी क्वेश्चन बनाता है, तो ध्यान रखें मीन का मतलब भी एवरेज होता है। यहाँ मीन दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है मीन पोजीशन, और एक होता है मीन वैल्यू। अगर मीन वर्ड के साथ पोजीशन अटैच है तो वो कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन की बात कर रहा है। और मीन वैल्यू लिख रहा है तो फिर वो कौन सी बात कर रहा है? एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है। लिखिए, देखते हैं इस पर क्वेश्चन, देखो कैसे बनता है, वर्ड पर घुमाता है क्वेश्चन।
कल तो तुमने बहुत मस्ती करी, बताई, पूरी क्लासरूम गंदी कर दी तुम लोगों ने, बताया। देखो आप, माइक भी गंदा कर दिया, बताया। अरे वो माइक माइक बार बार निकलता जाता था, यहाँ भी केक लगी हुई थी, अभी इन्हें साफ ही नहीं करी है। और क्लास देखो आप, ये तो आपका प्रेम है यार, मतलब इसको सैल्यूट करते हैं हम लोग भी, लेकिन ऐसा नहीं मतलब ठीक है तो इनकी गलती, इनने सफाई नहीं करी है, इन लोगों ने सफाई नहीं करी है, ये आप लोगों की मोहब्बत है एक्चुअली। हो, होता है यार, लगाव हो जाता है, जो आदमी 2-3 महीने 4 महीने से पढ़ रहा है उससे तो लगाव हो जाता है। किंग ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक। अबे यार तो क्या, अरे यार तुम क्या, क्वेश्चन भी लिखेंगे यहाँ पर, है ना, लिख लिया ये अपने। A particle is performing SHM. A particle is performing SHM. Its potential energy at mean position. Its potential energy at mean position is 20 joule. 20 joule. If its mean kinetic energy is 40 joule, then find total mechanical energy of particle. Total mechanical energy of particle. आ गया होगा, 100 हो जाएगा, है ना भाई। क्वेश्चन में आपसे बोला मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 20 जूल। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, यू नॉट। मतलब ये यू नॉट होता है, या इसको यू मीन पोजीशन कहते हैं, और ये मीन पोजीशन पर जो यू होती है उसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में देगा कितना, 20 जूल। फिर उसने एक बात और बोली है, क्या, मीन काइनेटिक एनर्जी बोला है। बच्चों मीन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखना। मीन काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 1/4 k² होता है, और इसका वैल्यू यहां पर कितना है, 20 जूल। ये तो क्लास में कर रहे हैं हम लोग, इसलिए क्वेश्चन सही हो रहा है, 40 है। लेकिन ध्यान रखें, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसका आंसर 60 देके आता है वो। आप बताओ मेन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या लिखा आपने, एवरेज, और एवरेज का वैल्यू कितना होता है, 1/4 k², उसका वैल्यू कितना, 40, है ना। तो आपसे क्या पूछा, सिस्टम की टोटल एनर्जी पूछी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ka² प्लस यू नॉट होता है, याद है आपको। बताइए 1/2 k², इसका क्या होगा, डबल, तो 2 इंटू यहाँ पर कितना होगा 40, प्लस यहाँ पर होगा 20, कितना हो जाएगा 100 जूल। अब यहाँ गलती क्या करता है, ये मेन काइनेटिक एनर्जी बोला ना, इसको वो मीन, यहाँ तो मीन पढ़ रहे हैं इसलिए मीन समझ में आ रहा है, पर एग्जाम में क्या बोलता है, मीन पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी समझ जाता है इसको। और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 k² होती है, और 1/2 k² का वैल्यू 40, और ये कितना 20, तो आंसर कितना देता है 60, और 60 ऑप्शन 100% होता है, पहले ऑप्शन हो। तो ध्यान रखें हम लोग, मीन काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, वर्ष पर ध्यान देना, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल रहा, मीन मीन मतलब एवरेज वैल्यू है, तो ये 1/4 k² का वैल्यू है 40, तो बताओ 1/2 k² कितना होगा 8। मॉडल है आपके पास, थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, देखो पूरे मॉडल में केवल एक ही क्वेश्चन है ये, पढ़िए, पेज नंबर नहीं, थर्ड एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लाया। नहीं लाया। एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट कितनी है 3 जूल। यूनिट कितनी है 3 जूल और मीन कार्डिक एनर्जी कितनी है 4 जूल। तो 4 इंटू 2 8 8 प्लस 3 कितना हुआ 11। और अगर हम उसको गलत समझ लें तो 7। कौन सा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। मैं वही कह रहा हूं जो आप निकालेंगे ना सब ऑप्शन मिलेंगे हमारे पास। अरे हमारे पास 4 होते हैं साला एक ही होता है राइट 3 तो गलत ही होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें मीन का मतलब यहाँ पर एवरेज कार्डिक एनर्जी दे रखा है और वो है 1/4 के स्क्वायर। उसका वैल्यू अगर 4 है तो वो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 प्लस 3 कितना होगा 11 होगा। कर लेंगे भाई और इससे से ये एनर्जी की जो महिमा है पूरी होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर एसिम पढ़ रहे हैं और लीनियर एसिम में हमने दो बातें बताई आपको। एक तो एसिम की काइनेमेटिक्स पढ़ाई एक्स वी ए और एफ पढ़ा और फिर हमने एसिम की डायनेमिक्स पढ़ी उसमें एनर्जी पढ़ी। अब देखो ये जो लीनियर एसिम पढ़ रहे ना इसके एसिम की काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स हमने पढ़ लिया। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्प्रिंग मास सिस्टम। लीनियर एसिम का बेस्ट एग्जांपल क्या पढ़ते हैं हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम। हम उसकी बात करते हैं तो हम बात करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम और स्प्रिंग मास सिस्टम में भी पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग की। स्प्रिंग से मास अटैच कर दें और ऑसिलेशन करें तो वो क्या होता है स्प्रिंग मास सिस्टम होता है। और हम उसको पढ़े उससे पहले स्प्रिंग तो समझे स्प्रिंग क्या होता है। तो हेडिंग बनाइए इसके बाद हम बात करेंगे स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग किसे कहते हैं आप सब लोग बताइए स्प्रिंग किसे कहते हैं। वो सर स्प्रिंग है स्प्रिंग को क्या कहना है स्प्रिंग स्प्रिंग होती है और क्या बोल नहीं। बात को समझना स्प्रिंग एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने में यूज किया जाता है। स्प्रिंग एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने में यूज किया जाता है। आपको पता है स्प्रिंग में प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को हल्का सा कंप्रेस करके रिलीज करते हैं या हल्का सा एक्सपेंड करके रिलीज करते हैं तो ड्यू टू इलास्टिसिटी वो वापस अपनी इनिशियल शेप में आ जाती है। स्प्रिंग का वापस रिलीज करने के बाद अपनी इनिशियल शेप में आने का जो फिनोमेना है हम उसको क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी। और ये प्रॉपर्टी स्प्रिंग में होता है। बोलो भाई जब भी हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं एक्सपेंड करके रिलीज करते हैं तो ड्यू टू इलास्टिसिटी वो वापस अपनी इनिशियल शेप में आ जाती है। स्प्रिंग का ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं उसको एक्सपेंड करते हैं हम जब भी किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या उसको एक्सपेंड करते हैं तो हम उस पर कुछ वर्क कर रहे होते हैं। बोलो और ये वर्क उस सिस्टम में उस डिवाइस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इसी वजह से हम इसको इंडस्ट्री में यूज कर रहे होते हैं। स्प्रिंग ऐसा डिवाइस है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने में यूज किया जाता है। हम जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस एक्सपेंड करते हैं तो हम इस पर कुछ वर्क करते हैं ये वर्क इसमें है जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है और इसी वजह से इसको यूज कर रहे होते हैं। आपने देखो ना स्प्रिंग वॉच होती है स्प्रिंग वॉच में क्या होता है स्प्रिंग अंदर लगी रहती है और हम यहाँ पर की भरते हैं। हम जब की भरते हैं तो की भरने में हमने जो वर्क किया वो वर्क उस स्प्रिंग के अंदर है जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है और वो वर्क डन दिन भर उस वॉच को चलाता है। वो वॉच जो चल रहा है ना वो हमारी वजह से चल रहा है। हमने उसके लिए वर्क किया है हमारे वर्क की वजह से वो चल रहा है। लेकिन हमने वर्क एक बार करके छोड़ दिया। हमने जब स्प्रिंग में की भरी है मतलब उसमें अपन ये वॉच में जब की भरते हैं तो की भरने में हमने जो वर्क किया वो वर्क उसमें है ना एज ए पोटेंशियल स्टोर हो जाता है स्प्रिंग और दिन भर वो स्प्रिंग का जो वर्क डन वहां पर है तो जो वर्क उसमें स्टोर हुआ है वो दिन भर उस स्प्रिंग को चलाता है उस मशीन को चलाता रहता है। तो कहने का मतलब यहां पर ध्यान रखेंगे ये ऐसा डिवाइस है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने में यूज किया जाता है। स्प्रिंग देखा आप सब लोगों ने दिखने में स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये मेटल वायर से बना होता है और इसके यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और ये स्प्रिंग ऐसी होती है। बोलिए भाई अगर स्प्रिंग में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो कोई भी कंप्रेशन नहीं अगर स्प्रिंग में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो कोई भी कंप्रेशन नहीं हो तो जो भी इसकी लेंथ होती है वो इसकी कौन सी लेंथ होती है नेचुरल लेंथ कहलाती है और ये एल से डिनोट करते हैं। स्प्रिंग मटेरियल से बना होता है वायर होता है वायर से हम इसको टर्न्स में बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं स्प्रिंग में अगर कोई एक्सपेंशन नहीं है कोई कंप्रेशन नहीं तो जो भी इसकी लेंथ होती है ये इसकी नेचुरल लेंथ कहलाती है।
पर जब हम स्प्रिंग को मान लीजिए हल्का सा एक्सपेंड करते हैं, सपोज आउटपुट मैंने इसको एक्सपेंशन दिया, सपोज एक्स, और एक्स यहां पर बाहर खींचा है, तो ड्यू टू इलास्टिसिटी इसमें एक फोर्स जनरेट हो जाता है, और ये कहने को रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो कि ड्यू टू इलास्टिसिटी जनरेट होता है, और ये फोर्स हमेशा एक्स के अपोजिट में काम करता है, और इस स्प्रिंग को इसकी इनिशियल शेप में लाने की कोशिश करता है। अगर मैं स्प्रिंग को आउटपुट एक्सपेंशन दूंगा एक्स, तो फोर्स कहां लगेगा? इनवर्ड। और अगर मैं कंप्रेशन दूंगा एक्स अंदर, तो फोर्स कहां लगेगा? आउट। तो जब भी किसी स्प्रिंग को एक्सपाउंड से कंप्रेस एक्सपेंड करते हैं, तो ड्यू टू इलास्टिसिटी इसमें फोर्स जनरेट होता है, ये कहने को रिस्टोरिंग फोर्स है। ये वही फोर्स है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, ऐसे चलता। बोलो, ये कहने को रिस्टोरिंग फोर्स है, ड्यू टू इलास्टिसिटी जनरेट हुआ, पर चूंकि ये स्प्रिंग में जनरेट हुआ है, इसलिए इसको स्प्रिंग फोर्स भी कह देते हैं। ये फोर्स हमेशा एक्स के अपोजिट में काम करता है, इस स्प्रिंग को इसकी इनिशियल शेप में लाने की कोशिश करता है। अगर इस फोर्स को मैं लिखूं अंडर इलास्टिक लिमिट, कौन सी लिमिट पढ़ा आपने? इलास्टिक लिमिट क्या होती है? आपने एक लो पढ़ा होगा इसमें, हुक्स लो। क्या होता है अंडर इलास्टिक लो? हुक्स लो क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर मैं बोलूं यहां पर जो फोर्स जनरेट हुआ है, अगर मैं इसको अंडर इलास्टिक लिमिट लिखूं, तो ये फोर्स यहां पर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 होता है। ये फोर्स यहां पर ड्यू टू इलास्टिसिटी जनरेट होता है, ये फोर्स हमेशा एक्स के अपोजिट में काम करता है, और अंडर इलास्टिक लिमिट अगर मैं लिखूं, तो इस फोर्स को बोलते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 होता है। जब भी पूरी फिजिक्स में कहीं भी आप स्प्रिंग की बात करते हैं, तो स्प्रिंग का जो फोर्स हम लिख रहे होते हैं, बेसिकली वो हमेशा ऐसा ही लिखते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1। बोलिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये फोर्स हमेशा ऐसा नहीं होता, ये अंडर इलास्टिक लिमिट लिखा जा रहा होता है। बोलो, अंडर इलास्टिक लिमिट का मतलब, बोले अंडर इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक्सपेंशन कंप्रेशन जो स्प्रिंग हम दे रहे हैं, उसका अमाउंट स्मॉल होना चाहिए। ये अपने मन को समझा के रखेंगे हम लोग कि यार अंडर इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। बोले यार स्प्रिंग में एक्सपेंशन कंप्रेशन में देते हैं, तो उसका अमाउंट वेरी स्मॉल होना चाहिए। आप सोचो, आपके पास कोई स्प्रिंग है, हल्का सा एक्स अमाउंट, स्मॉल एक्स अमाउंट से उसको खींच कर छोड़ते हैं, तो वापस आपकी पूर्व अवस्था में आ जाती है। आती पहले, लेकिन कभी गुस्से में खींच दो उसको ऐसे और छोड़ो, कभी नहीं आया, तो फिर ये केस कौन सा हो गया? बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट केस। तो फिर उस केस पे प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1। हम पूरी फिजिक्स में जब जब भी स्प्रिंग की बात करेंगे, स्प्रिंग का फोर्स हमेशा ऐसा ही लिखा करेंगे, पर मैं आपको समझा रहा हूं, ये फोर्स हमेशा ऐसा नहीं होता, ये अंडर द इलास्टिक लिमिट ऐसा होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 होता है। और आप ध्यान से देखो, ये ऐसे जब की कंडीशन अब है ना, इसका मतलब हम लोग आज फिक्स कर लेते हैं कि जब भी स्प्रिंग यहाँ पर है और स्प्रिंग के फ्री एंड को बॉडी को अटैच करके हल्का सा उसको खींच कर छोड़ते हैं, तो बॉडी इस फोर्स की वजह से टू एंड फ्रो करती है, मतलब बॉडी हमेशा क्या करती है? एसएचएम परफॉर्म करती है। तो ध्यान रखें, यहां पर एक्स अगर है तो ये एफ होता है, और इस एफ को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, पर ये स्प्रिंग का केस है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स यहां पर ऐसा लिखा जाता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 होता है, पर ये हमेशा ऐसा नहीं होता, अंडर इलास्टिक लिमिट ऐसा होता है। और अंडर इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या समझाएंगे अपने मन को? कि एक्सपेंशन कंप्रेशन का अमाउंट स्मॉल हो, स्मॉल अगर होगा तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 होता है। ये एसएचएम की कंडीशन है, इसका मतलब सिस्टम हमेशा क्या करता है? एसएचएम करता है। इस प्रोपोर्शनल साइन को ब्रेक कर दें तो यहां एक कांस्टेंट भी आता है, और बताओ कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं? ए बराबर माइनस यहां पर के इंटू एक्स होता है। बोलिए, एफ इक्वल टू इसको क्या बोल सकते हैं? माइनस के एक्स होता है। अब आप बताओ एफ कौन है? यहाँ कहने को रिस्टोरिंग फोर्स है, पर स्प्रिंग का केस पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलना पड़ेगा? ये स्प्रिंग कांस्टेंट के नेम से जाना जाता है, सॉरी स्प्रिंग यहाँ पर फोर्स के नेम से जाना जाता है। और ये के कौन है? ये वही है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये वही है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए भी होता है कि इसका वैल्यू स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग का जो वायर है उसका रेडियस क्या है उस पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग का जो टर्न्स यहां पर है उसका रेडियस क्या है उस पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है उस पर डिपेंड करता है, के कितना हो। स्प्रिंग की यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का के कितना होगा। ये कौन है? स्प्रिंग कांस्टेंट। हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए भी कहते हैं कि इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? स्प्रिंग पे करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखो मैं आपको एक फॉर्मूले से समझाऊं, आपको याद नहीं करना है और डरना भी नहीं है। के को अगर मैं डिपेंडेंसी के बस में लिखूं तो मैं ऐसा लिखता हूं, ए इक्वल्स टू ईटा स्मॉल आर की पावर 4 पाई एन एल आर क्यूब होता है। के अगर हम देखें तो के इन फैक्टर्स पे ऐसे डिपेंड करता है।
अब देखो सबको समझा रहा हूं, सबका यूजुअल मीनिंग से आप सब जानते हैं, पूरी फीस पढ़ते हैं आप लोग। बताइए ईटा कौन है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो वायर है उसका जो मटेरियल है उसका कौन है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। जितना ईटा ज्यादा होगा उतना केज ज्यादा होगा, और जितना केज ज्यादा होगा उतना ही स्प्रिंग रिजिड होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, उसकी स्टिफनेस उतनी ही ज्यादा होती है। ईटा कौन है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का ये वायर का जो मटेरियल है उसका कौन है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। जितना ईटा ज्यादा होता है उतना स्प्रिंग मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। याद आ जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं, और यहां याद होता है। फिर दो रेडियस है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो यहां पर दो रेडियस है, एक तो वायर का रेडियस जिस वायर से स्प्रिंग बनी है, और एक स्प्रिंग का रेडियस, टर्न का रेडियस। बताओ कौन सा बड़ा रेडियस होता है? टर्न का। तो ये बड़ा टर्न का रेडियस है, और ये वायर का रेडियस होता है। इन पर ये ऐसे डिपेंड करता है। 4 बाई कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इस पर डिपेंड करता है। और एल कौन है? नेचुरल लेंथ, एल पर डिपेंड करता है। ये के कहने को परपेचुअलिटी कांस्टेंट है, कहने को रिसोर्सिंग फोर्स कांस्टेंट है, पर स्प्रिंग के केस में क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू स्प्रिंग पे फैक्टर्स पे ऐसे डिपेंड करता है। अगर मैं बाकी सब फैक्टर को कांस्टेंट बोल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एल होता है। बाकी सब फैक्टर को मैं कांस्टेंट कर दूं तो के का एल से रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। मतलब जिस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना के क्या होगा? कम होगा। जितना लेंथ कम होगा नेचुरल लेंथ, उतना के उसका क्या होगा? ज्यादा। बाकी सबको कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं? देखो, मेरे पास कोई स्प्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ एल है। कितनी है? मैंने उसके दो टुकड़े कर दिए, टुकड़े किए मैंने। तो बताओ पहले लेंथ कितनी थी? एल। अब एक टुकड़े की लेंथ कितनी होगी? एल बाई 2। तो लेंथ आधी कर दी। पर बताओ मैंने ईटा चेंज किया क्या? क्या मैंने आर चेंज किया क्या? बताओ मैंने ये चेंज किया क्या? बताओ मैंने ये चेंज किया क्या? ये भी चेंज नहीं किया। ये कौन है? पर यूनिट लेंथ। लेंथ आधी तो टर्न्स भी आधे हो गए ना यार। सब कुछ कांस्टेंट, मैंने केवल क्या चेंज किया? लेंथ चेंज करी। लेंथ आधी तो के क्या होगा? डबल होगा। हमारे मेडल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करता है। के का एल से रिलेशन इनवर्स होता है, और ये ऐसा होता है। एल कौन है? एल कौन है? एल कौन है? अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछता, सुनना। मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ एल कितनी? मैंने उसको खींच कर उसकी लेंथ 12 कर दी। अब बताओ के कितना होगा? सेम ही रहेगा। खींच कर डबल कर रहे हैं लेंथ। अरे खींच कर डबल करी, नेचुरल थोड़ी चेंज हुई उसकी। मेरी बात समझ आ गई? अब हमने जब खींच कर डबल करी तो उसका एक्सपेंशन कितना हुआ? एल। अबे नेचुरल तो एल ही है। अब पर अगर स्प्रिंग यहां पर है, मेरे पास उसकी लेंथ यहां पर है, उसको दो टुकड़े कर देते हैं, तो लेंथ यहां पर आधी होगी। वो लेंथ आधी जो हुई वो क्या है? नेचुरल लेंथ उस टुकड़े की। और अगर मान लीजिए स्प्रिंग एल लेंथ की है और खींच कर उसको 12 कर देंगे, तो आपने खींच के डबल किया है तो बताओ के किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल लेंथ पे डिपेंड करता है। एक्सपेंशन या कंप्रेशन की लेंथ पर डिपेंड। बताओ खींच कर डबल करेंगे तब भी के उसका क्या होगा? के ही होगा। कहने का मतलब के यहां पर एल पर डिपेंड करता है। एल को नेचुरल लेंथ होता है। मेडिकल में क्वेश्चन पूछा एक बार कि बताओ के और एल में ग्राफ कैसा बनेगा? बोले यार बता सकते हैं। बताओ ये एल है और ये के है, ग्राफ कैसा बनेगा? पावर 1 1 है, इनवर्स का रिलेशन है। ग्राफ यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। जितना एल ज्यादा होगा उतना के क्या होगा? कम होता है। बोलिए भाई। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं लिखने में, पहले बात सुनना सब। मान लेते मेरे पास कोई स्प्रिंग है और उसकी लेंथ यहां पर एल है और उसका कांस्टेंट के है। उसके मैंने एन टुकड़े किए, इक्वल इक्वल लेंथ। कितने टुकड़े किए? एन टुकड़े किए। बताओ हर एक टुकड़े की लेंथ सेम है, तो बताओ कितनी कितनी है? एल बाई एन, एल बाई एन, एल बाई। नहीं होगा। मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसकी लेंथ यहाँ पर एल है, मैंने उसके एन इक्वल लेंथ के पीसेस किए हैं, तो हर एक पार्ट का लेंथ का पीस लेंथ कितना होगा? कितना होगा? एल बाई एन, एल बाई एन, एल बाई। तो बताओ कांस्टेंट बदल जाएगा, क्योंकि ये तो नेचुरल बदली ना हमने। तो हम बोलेंगे ये के डैश, ये के डैश, ये के डैश। अब आपसे पूछते हैं के डैश का वैल्यू कितना? तो देखो के डैश का वैल्यू आप सीधा बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूं? हमें पता के का रिलेशन एल से इनवर्स होगा, इसलिए मैं रिलेशन अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? के डैश अपॉन के। रेशियो में लिखना चाहूंगा। बोलो। तो बताओ यहाँ क्या आएगा?
एल अपॉन एल डैश होगा। इनवर्स है ना, के डैश है तो एल डैश और के तो है। जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको न्यूमरेटर पे लिख लेते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना होता है उसको डिनोमिनेटर लिखते हैं, के डैश अपॉन के, एल अपॉन एल डैश। अब बताओ एल डैश कितना है, एल बाई एन होगा। तो बताइए यहां पर कितना हो जाएगा, एन। अल्टीमेटली के डैश का वैल्यू कितना होगा, एन टाइम्स ऑफ के होगा। अगर लेंथ को 1 अपॉन एन टाइम्स करते हैं तो के कितना होगा, एन टाइम्स। जिस रेशियो से आप लंबाई कम करते हैं उसी रेशियो से के क्या होता है, बढ़ जाता है। केस को रिवर्स कर दें हम लोग कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी स्प्रिंग्स है, एन स्प्रिंग्स, कितनी कितनी स्प्रिंग है, सबकी लेंथ एल है, सबका कांस्टेंट के है। इन सबको अटैच कर दिया और एक बड़ी सी स्प्रिंग बना दी। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी आएगी, एन टाइम्स ऑफ एल। कितने स्प्रिंग्स है आपके पास, कितने स्प्रिंग्स है और हर एक की लेंथ कितनी है। तो मतलब बड़ी स्प्रिंग जो बनाएंगे वो कितनी होगी, एन एल। तो बताओ उसका कांस्टेंट बदलेगा, कांस्टेंट कितना होगा, के डैश का वैल्यू के बाई एन। अगर लेंथ को n टाइम्स करते हैं तो के 1 अपॉन n टाइम्स हो जाता है और लेंथ को 1 अपॉन n टाइम्स करते हैं तो के n टाइम्स हो जाता है। जिस रेशियो से लेंथ बढ़ती है उस रेशियो से क्या होता है, कम हो जाता है। एल और के में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। वो इस रिलेशन से ऐसे आता है। फिर एक बात और मैं बोलूं कि मैंने आपसे बुलाया था कि यहाँ पर जब भी आप इसी स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हम इसको कुछ वर्क करते हैं और वर्क इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। अगर मैं उस वर्क डन को लिखना चाहूं तो वो वर्क डन कितना होगा, बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है या इसको बोल सकते हैं एफ स्क्वायर अपॉन 2 के होता है। ये तो पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। हम यहाँ पर हाफ के स्क्वायर लिख रहे हैं, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे स्प्रिंग की है ना। आपको पता है यही एनर्जी अपने एसएसएम में पड़ी थी, नहीं पड़ी थी एसएसएम में। तो आप बताइए वहां यहाँ सेम है, क्यों, क्योंकि वहां भी फोर्स एफ इज माइनस का कंजर्वेटिव फोर्स है और यहाँ भी फोर्स क्या है, एफ इज माइनस का कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बताओ यहाँ भी एनर्जी कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। एक्सपेंशन के फॉर्म में इसको लिखें, कंप्रेशन के फॉर्म में इसको लिखें तो हाफ एक्स स्क्वायर होता है। पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं फोर्स के फॉर्म में, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ स्क्वायर पर 2 के होता है। दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। एफ का मतलब के एक्स, एफ का मतलब के एक्स, तो क्या बनेगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के। ये फॉर्मूला बनेगा। दोनों फॉर्मूले एक जैसे, ये डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्वेश्चन में क्या दिया उसके हिसाब से यूज करते हैं। अगर एक्सपेंशन कंप्रेशन की बात करता है तो फॉर्मूला कितना होगा, हाफ एक्स स्क्वायर, और फोर्स की बात करता है तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ स्क्वायर। यहाँ एक्स कौन है, डिस्प्लेसमेंट बोल दें या फिर यूं बोल दें हम लोग, एक्सपेंशन कंप्रेशन का अमाउंट। अबे जब भी किसी स्प्रिंग को कंप्रेस एक्सपेंड करते हैं तो उसका एक्सपेंशन यहाँ पर कंप्रेशन यहाँ पर कितना एक्स है, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, हाफ एक्स स्क्वायर। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनाता है, वो बोलता है एक स्प्रिंग है मेरे पास जिसकी नेचुरल लेंथ एल है, कितनी, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, बताओ उसमें एनर्जी स्टोर कितनी है, 0। अरे यार फिर वही बात, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो उसको कोई कंप्रेशन एक्सपेंशन है ही नहीं, तो बताओ एनर्जी कितनी स्टोर होगी, 0। अरे ये एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एक्स पर, और के किस पे डिपेंड करता है, एल पर। ये एल पर डिपेंड नहीं करता और वो एक्स पर डिपेंड नहीं करता। कौन, के किस पर डिपेंड करता है, नेचुरल लेंथ पर डिपेंड करता है, और ये किस पर डिपेंड करता है, एक्सपेंशन कंप्रेशन पर डिपेंड करता है। बोलो ना यार। और एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप लोग कि स्प्रिंग को हमेशा कैसा एज्यूम करते हैं हम लोग, बोलो, स्प्रिंग इज एज्यूम्ड मासलेस। पूरी फिजिक्स में हम ध्यान रखेंगे, हम इसको मासलेस एज्यूम करते हैं ताकि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर रेस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये बिल्कुल वैसे एज्यूम करते हैं मासलेस, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग को मासलेस मानते हैं। बताओ स्प्रिंग अगर मासलेस होती है तो उसकी हर पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, तो यहाँ पर भी हम बोलते हैं स्प्रिंग को कैसा मानेंगे, मासलेस मानते हैं ताकि उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर रेस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो इस तरह की बातें हैं जो स्प्रिंग से रिलेटेड हमें ध्यान रखनी है, आप इनको नोट करेंगे। हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे नोट करना है, उधर से चलना है, बीच में से चलना है। अच्छा,
एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, स्प्रिंग के के में और एल में क्वेश्चन बनता है भाई, या तो डायग्राम बना के क्वेश्चन देता है, अगर कभी क्वेश्चन डायग्राम नहीं दे, लैंग्वेज में दे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसका डायग्राम बनाएंगे और फिर क्वेश्चन में रेशियो बना के क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन में आपसे बोला गया स्प्रिंग इसका कांस्टेंट के है, लेंथ एल है, उसके दो टुकड़े कर दिए, एक का लेंथ L/4, एक का लेंथ 3L/4। कांस्टेंट के डैश के डबल डैश, आपसे पूछा के डैश के डबल डैश का वैल्यू क्या होगा। स्प्रिंग में 5 बातें 6 बातें हमें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। स्प्रिंग का फोर्स हमेशा क्या होगा, F = -x होगा। बोलो भाई। और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है के, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग का के साथ एल के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। स्प्रिंग को कैसा मानते हैं हमेशा, मासलेस। स्प्रिंग में एनर्जी कितना स्टोर होगा, F² 2 के और हाफ के x²। बताइए वहां x कौन है, एक्सपेंशन है, कंप्रेशन का अमाउंट है। बोलो। के किस पर डिपेंड करता है, नेचुरल लेंथ पर डिपेंड करता है, एक्सपेंशन है कंप्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे वर्क डन भी किस पर डिपेंड करता है, एक्सपेंशन कंप्रेशन पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड, नेचुरल लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। हो गया। क्या निकाला तूने, रेशियो को निकाला, मैंने रेशियो का पूछा, मैं जो पूछूंगा वही बताएगा कि तू, तेरे को जो आएगा वो बताए। हमें हमें वो बताना है जो पूछता है सामने वाला। हाँ ठीक है ना, तो चलो बात सुनना बेटा, हमें केडेश निकालना, जिसको फाइंड आउट करना होता है बेटा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे ऑलवेज, और किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना के, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, के डैश अपॉन के, रेशियो से बनाएंगे। अब बताओ, अगर ये के तो यहाँ क्या होगा एल, और ये के डैश तो यहाँ क्या आएगा एल डैश। एल डैश का वैल्यू कितना, L/4, 4 का गया ऊपर। तो बताओ बेटा के डैश का वैल्यू है ना, के डैश का वैल्यू यहाँ पर बनेगा 4 × के होगा। सही आ रहा है। अच्छा के डबल डैश बताइए, के डबल डैश अपॉन के लिखेंगे तो ये बनेगा एल, और ये बनेगा 3L/4। तो ये कितना बनेगा, के डबल डैश का वैल्यू 4K/3 होगा। ये तो सबका आगे होगा यार। अब देखो बात को समझना, इसका लेंथ कितना है ना, और इसका लेंथ कितना है, इसके कंपेयर में इसकी लेंथ कितनी है, 1/4। इसके कंपेयर में इसकी लेंथ कितनी है, तो बताओ इसका के इसके कंपेयर में 4 गुना होगा। जिस रेशियो से लेंथ कम होगा उस रेशियो से क्या हुआ जा रहा। ये देखो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ इसकी कितनी है, इसकी लेंथ इसकी कितनी है, इसकी लेंथ इसकी 3 गुना है, तो इसका के इसकी के का 1/3 गुना हो। देखो ना यार, ये कितना 4 के, तो कितना होगा 4 के। जिस रेशियो से लेंथ ज्यादा होगी ना उस रेशियो से क्या होगा, कम होगा। ओके। एक और करिए क्वेश्चन, मैं लिखा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन इस बार मेडिकल में 101% आएगा, इंपॉर्टेंट डालने। ऐसा मैं 3 साल से बोल रहा हूं, अभी तक नहीं आ रहा, लेकिन इस बार जरूर आया। पिछली बार तो कोई डिफेक्ट आया इसलिए नहीं आया, 100% आएगा क्वेश्चन। लिखिए। A spring of constant K, a spring of constant K is cut into 2 parts. A spring of constant K, a spring of constant K is cut into 2 parts. A spring of constant K is cut into 2 parts in such that length of one part is n times of length of other part. Length of one part is n times of length of other part. Length of one part is n times of length of other part. Then find constant of each part. Then find constant of each part. Then find constant of each part.
जब भी स्प्रिंग का के और एल में क्वेश्चन आएगा, हम ध्यान रखेंगे, सर ने समझाया था क्लास में कि हम डायग्रामेटिक काम करेंगे, जैसा बोलता है लैंग्वेज उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ और फिर पैच चलाने की कोशिश करो। जैसा बोलता वैसा करना है, एक का लेंथ दूसरे का एन टाइम्स। वाह, शाबाश। और क्या है भाई, क्वेश्चन में आपसे बोला गया दो स्प्रिंग मेरे पास है, एक स्प्रिंग के यहाँ पर देखो दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है उसके दो पार्ट किए उसने, तो मान लेता हूं मेरे पास स्प्रिंग में उसका क्वेश्चन किए, इसके दो टुकड़े किए। अब उसके दो टुकड़े किए तो एक टुकड़ा ये हुआ और एक टुकड़ा ये, जैसा बोला वैसा कर। अब दोनों को इस प्रकार से यहां पर कट किया है कि एक का लेंथ दूसरे का एन टाइम्स है, तो मान लेते हैं एक का लेंथ यहाँ पर एल है तो दूसरे का कितना हुआ, एन टाइम्स ऑफ एल। जैसा बोला वैसा कर लिया ना, यहाँ एक का लेंथ दूसरे का एन टाइम्स है, तो हमने बोला एक का लेंथ एल है तो दूसरा क्या होगा, एन टाइम्स ऑफ एल। बोलो। और इसका कॉन्स्टेंट मान ले के डैश और इसका मान ले के डबल डैश। अब आप बताओ, इसकी लेंथ हमें पता नहीं है और हमें पता है ये दोनों टुकड़े इसी के हैं, तो अगर इन दोनों टुकड़े को हमने मान लिया तो बताओ उसकी लेंथ आ सकती है। इन दोनों की लेंथ को ऐड करते तो बताओ उसकी लेंथ बनेगी नहीं बनेगी, तो बताओ ये कितना होगा, एल प्लस यहाँ पर एन। एक की लेंथ यहाँ पर एल और एक की कितनी होगी, एन टाइम्स ऑफ एल होगा, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे एल प्लस। बोलो। अब हमें क्या करना है, के डैश और के डबल डैश निकालना है, तो सबसे पहले के डैश निकालना है, तो के डैश को निकालने का तरीका के डैश अपॉन के, जिसको फाइंड आउट करना है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको डिनोमिनेटर। के डैश अपॉन के यहाँ पर होगा एल अपॉन एल डैश। अब आपको दावा है कि यहाँ पर अगर ये के है तो इसकी लेंथ टोटल आनी चाहिए, और टोटल लेंथ कितनी है, एल प्लस एन एल। तो ये हो गया एल प्लस एन एल हो गया, और यहाँ पर लेंथ कितनी होगी, एल। ये समझ आ गया, बोलो। अगर ये के डैश है उसकी लेंथ एल है और यहाँ के उसकी लेंथ यहाँ पर एल, सोल्व करो तो यहाँ पर देखो एल कॉमन आ रहा है, कट जाएगा, बताओ क्या बनेगा, वन प्लस यहाँ पर एन। सॉल्व करेंगे तो बताइए के डैश का वैल्यू यहाँ पर होगा वन प्लस एन इंटू के होगा। नहीं आ रहा है सर। दूसरा आपसे बोला के डबल डैश कितना होगा, तो बोले के डबल डैश अपॉन के इसको लिखेंगे एल प्लस एन एल, ये टोटल लेंथ होगी, और इसकी लेंथ कितनी है, एन टाइम्स ऑफ एल। बोलो। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो बताओ यहाँ पर एल एल कॉमन आगे कट जाएगा, तो बताओ क्या बनना चाहिए, के डबल डैश इसको टू बनेगा वन प्लस एन अपॉन एन इंटू के होगा। के डैश का वैल्यू कितना बनेगा, वन प्लस एन इंटू के बनेगा, और के डबल डैश का वैल्यू कितना बनेगा, वन प्लस एन अपॉन इंटू के। अगर मैं के डैश के डबल डैश में रिलेशन देखूं तो क्या होगा, बोले के डबल डैश इक्वल टू के डैश अपॉन एन होगा, तो होना भी यही चाहिए। आप बताओ उसकी लेंथ इसकी कितनी है, एन टाइम्स, तो उसका के, इसके के का वन अपॉन एन टाइम्स। बोलिए। तो जस्ट ध्यान रखिए, जब भी एल के में क्वेश्चन आता है हम डायग्रामेटिक काम करेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, जैसा वो बोलता है वैसा करना है, उसके हिसाब से रन करना है। के एल में रिलेशन इनवर्स से हम रेशियो बनाकर सॉल्व करेंगे। एक और लिखिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी 3 साल पहले मैंने करवाया है। यहाँ इस आर्टिकल में दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये और एक इसके बाद वाले, ये आ चुका है तो इसके आने की बारी है। अब ये कब आएगा ये देखते हैं, 3 साल से बोल रहा हूँ आएगा आएगा आएगा, अभी तक नहीं आया, इस बार जरूर आएगा। इस बार भी नहीं आया तो बोल देंगे अगले साल जरूर आएगा। अब यार ऐसे ही करते हैं हम भी क्या करें यार, भगवान तो है नहीं, है क्या, लिखे है। हाँ, टू सिमिलर स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट K1 and K2, two similar springs of constant K1 and K2, two similar springs of constant K1 and K2, ब्रैकेट में आप लिखना K1 greater than K2 are given।
आर गिवन। अब आप सोचो, दो स्प्रिंग है जिसके क्वेश्चन K1 K2 है, बोलो बेटा, और दोनों एक जैसी स्प्रिंग है, लेकिन फिर भी K1 K2 अलग अलग है। इसका मतलब दोनों की लेंथ अलग अलग। अपने मन को समझा के, सिमिलर का मतलब बिल्कुल एक जैसी, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की यहाँ पर अगर देखें तो रेडियस सेम, स्मॉल आर सेम है, लेकिन फिर भी K1 K2 अलग अलग है। इसका मतलब हम समझेंगे दोनों की लेंथ हमारे लिए अलग। आप बताओ, यहाँ पर अगर देखें तो K1 की लेंथ ज्यादा, मतलब K1 का वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? तो ये हम ध्यान रखेंगे, अपने मन को समझाने, ये स्प्रिंग शॉर्ट स्प्रिंग है और ये कैसी है? लॉन्ग स्प्रिंग। लिख ले अपने नोट्स में वहां पर भी कि K1 अगर ज्यादा है तो उसकी लेंथ कम है, मतलब वो शॉर्ट स्प्रिंग है, K2 क्या है? लॉन्ग स्प्रिंग। ये दो स्प्रिंग आपको एक जैसी दे रखी है उसकी। फाइंड रेशियो ऑफ वर्क डन, फाइंड रेशियो ऑफ वर्क डन फॉर बोथ स्प्रिंग्स। Find ratio of work done for both springs. Find ratio of work done for both springs if both are stretched by. If both are stretched by. Find ratio of work done for both springs if both are stretched by. पहला क्वेश्चन, equal displacements. Both are stretched by. पहला क्वेश्चन क्या है? Equal displacements. और दूसरा है equal forces. दो स्प्रिंग यहां पर है, दोनों अलग अलग है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग है, दोनों को हम लोग सेम एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं तो वर्क डन का रेशियो कितना आएगा, और दोनों को सेम फोर्स से एक्सपेंड करते हैं तो वर्क डन का रेशियो कितना आएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बच्चों को आंसर भी याद रहते हैं, और ये क्वेश्चन आया था मेडिकल में। आ गया हुआ, बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर K1/K2 और दूसरे का आंसर K2/, ठीक है ना। अब देखो बात समझते हैं, इसको होता क्या है। हम मान लेते हैं पहला वाला जो स्प्रिंग यहाँ पर शॉर्ट है उसका कांस्टेंट K1 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन है वो W1, और दूसरी वाली जो स्प्रिंग यहाँ पर K2 है उसका वर्क डन यहाँ पर W2। और पहले केस में आपसे पूछा दोनों के अंदर सेम एक्सपेंशन दिया, सेम डिस्प्लेसमेंट दिया, तो आपसे पूछा वर्क डन का रेशियो कितना। तो बताओ एक्सपेंशन कंप्रेशन का अमाउंट अगर सेम सेम है तो फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा लेंगे? हाफ। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लेंगे हाफ, और ये बनेगा पहला वर्क डन है K1 x², x सेम है ना, और दूसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाफ K2 यहाँ पर x²। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया तो बताओ रिजल्ट क्या बना? K1/K। ये तो आ ही गया होगा। अब इसको थोड़ा और सोचते हैं, देखो आपको तो K1 का वैल्यू ज्यादा है और K2 का वैल्यू कम है, क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा हुआ। भाई क्वेश्चन कहां से खत्म हो गया? W1/W2 का रेशियो कितना है? K1/K। यस और नो? पर हमें पता है K1 का वैल्यू ज्यादा है क्वेश्चन, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा हुआ, और जब न्यूमरेटर ज्यादा हुआ तो W1 का वैल्यू W2 से ज्यादा, और W1 कौन सी स्प्रिंग का अंदर वर्क डन है? बोलो। W शॉर्ट, और ये होगा W लॉन्ग। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मतलब मेरा ये कहना है कि स्प्रिंग मेरे पास दो हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। वर्ड्स में बोलूं तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसा रिजल्ट में पूछा हुआ है, ये दो स्प्रिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग है, अगर दोनों को सेम एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं तो शॉर्ट के अंदर वर्क डन ज्यादा। शॉर्ट के अंदर वर्क डन देखो कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं। ये मान लीजिए स्प्रिंग मेरे पास रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है, एक यहां पर शॉर्ट स्प्रिंग है और एक यहां पर लॉन्ग स्प्रिंग। ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग, दोनों को मैं सेम एक्सपेंशन से एक्सपेंड करता हूं, एक्स एक्स। तो बताइए दोनों में सेम एक्सपेंशन देने के लिए क्या दोनों में फोर्स सेम लगाना पड़ेगा? नहीं, किसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? शॉर्ट पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? बोले सर वो मजबूत स्प्रिंग, उसका के ज्यादा है, फोर्स का मतलब के इंटू एक्स। एक्स तो दोनों में सेम है लेकिन इसका के, तो इसमें वक्त यहां पर फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा लगाना। दोनों में सेम एक्सपेंशन देने के लिए शॉर्ट मजबूत स्प्रिंग है तो उसके अंदर हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, एफ शॉर्ट ग्रेटर देन एफ यहां पर लॉन्ग हो। और आपको पता है मैंने फोर्स ये लगाया और ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट। दोनों का मल्टीपल क्या होता है? वर्क डन, और ये इसमें स्टोर होता है।
तो बताओ दोनों में एक्स एक्स तो सेम, लेकिन फोर्स किस में ज्यादा हो गया, तो बताओ वर्क डन भी किस में ज्यादा होगा, शॉर्ट स्प्रिंग के अंदर वर्क डन यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा लॉन्ग स्प्रिंग के रेस्पेक्ट। लेकिन अगर केस थोड़ा चेंज कर दें कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि दोनों को सेम फोर्स से एक्सपेंड करते हैं, जब फोर्स सेम रखते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, एफ स्क्वायर अपॉन 2k1, और ये बनेगा एफ स्क्वायर अपॉन 2k2। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा बेटा, k2 अपॉन k बना। क्या रेशियो आया, k2 अपॉन k बना। इसका मतलब यहां पर ये आया k2 अपॉन k, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, और डिनोमिनेटर ज्यादा है तो बताओ इस केस में रिजल्ट क्या बना, W2 का वैल्यू ग्रेटर देन W1 होगा। और W2 कौन है बेसिकली, लॉन्ग स्प्रिंग के अंदर वर्क डन शॉर्ट से क्या होगा, ज्यादा। बोलो ना यार, लॉन्ग के अंदर वर्क डन शॉर्ट से ज्यादा। दो स्प्रिंग आपके पास, दोनों को हम सेम फोर्स से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो बताओ कि एक्सपेंशन दोनों में सेम आए, किस में ज्यादा है, लॉन्ग स्प्रिंग के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा आएगा क्योंकि फोर्स तो दोनों में सेम, उसका के कम होता है बेचारे का, तो लॉन्ग का के अगर कम तो उसमें एक्सपेंशन क्या आएगा, ज्यादा। और जब एक्सपेंशन ज्यादा, फोर्स सेम है, तो वर्क डन भी क्या होगा, लॉन्ग में ज्यादा होगा। तो रिजल्ट ध्यान रखना है कि जब दो स्प्रिंग आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग, दोनों को सेम एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं तो शॉर्ट में वर्क डन ज्यादा होगा, और दोनों को सेम फोर्स से एक्सपेंड करते हैं तो लॉन्ग में वर्क डन ज्यादा होगा। ये तो वर्ष में बात हुई, और नहीं तो क्वेश्चन हमारा हुई था k1 अपॉन k2, k2 अपॉन कर लेंगे भाई। तो ये तो हुई बात स्प्रिंग से रिलेटेड, किस तरह की बात है ना, स्प्रिंग से हमें ध्यान रखना। थोड़ा सा केस को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में। अभी तो हम स्प्रिंग की बात कर रहे थे, बात करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में। स्प्रिंग पेंडुलम क्या होता है, बोले स्प्रिंग पेंडुलम को हम स्प्रिंग मास सिस्टम भी कहते हैं। स्प्रिंग है, उसके फ्री एंड पे कोई मास को अटैच करते हैं, और अटैच करने के बाद उसको हल्का सा पुल करके पुश करके छोड़े तो वो बॉडी यहाँ पर अप एंड डाउन ऑसिलेशन करता है। हम उस अरेंजमेंट को बोलते हैं स्प्रिंग पेंडुलम या स्प्रिंग मास सिस्टम। बहुत सारी बातें बोलूंगा मैं आपको 50 है ना, मतलब 2:50 समझा रहा हूं, और फिर 5 मिनट में आपको दूंगा, आप नोट कर लेना, पर समझ ले बात, बहुत सारी भूल रहा हूं मैं ना। स्प्रिंग पेंडुलम क्या होता है, देखो कैसी कैसी बातें हो सकती है। स्प्रिंग पेंडुलम हम लोग पढ़ने जाते हैं, उसको भी हम 3 प्लान में पढ़ेंगे, 3 प्लान में पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। आज केवल वर्टिकल की बात करेंगे, वर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आर्टिकल है, पहले उसको सीखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास स्प्रिंग यहां पर है, और ये प्लेन वर्टिकल में रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है। स्प्रिंग का क्वेश्चन के है, स्प्रिंग को कैसा मानते हैं हम लोग, मासलेस। रिजिड सपोर्ट से ये स्प्रिंग वर्टिकली यहां पर रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है। अब आप बताओ स्प्रिंग अगर मासलेस होता है तो स्प्रिंग को ग्रेविटी फोर्स होगा क्या, भाई अगर वर्टिकली रिजिड सपोर्ट से लगी हुई और ये मासलेस है तो बताओ कोई ग्रेविटी फोर्स पिक्चर में होगा क्या, और अगर कोई ग्रेविटी फोर्स पिक्चर में नहीं है तो इसमें कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा क्या, और अगर इसमें कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं है तो बताओ स्प्रिंग कौन सी लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में लगी। ये स्प्रिंग अभी वर्टिकल रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है और अपनी नेचुरल लेंथ में लाई, ये मैंने मार्किंग कर दी, ये इसकी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन। नेचुरल लेंथ को शॉर्ट में बोलते हैं एन डॉट एल डॉट। ये वर्ड बहुत काम आएगा क्वेश्चंस में, ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं एन डॉट एल डॉट, नेचुरल लेंथ। ये वर्टिकल रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है। अब हम क्या करते हैं, इसके फ्री एंड पे बॉडी को अटैच करते हैं, एम मास की बॉडी। जैसे मैं एम मास की बॉडी को अटैच करता हूं तो एक फोर्स पिक्चर में आता नहीं आता, बताओ कौन सा फोर्स, ग्रेविटी फोर्स mg पिक्चर में आता है, और किधर लगता है, ये वर्टिकल डाउन। उसके से बॉडी नीचे जाना चाहती है, लेकिन बॉडी किससे कनेक्ट है, स्प्रिंग से, बोलो। तो स्प्रिंग के अंदर एक्सपेंशन आ जाता है, ये mg से बॉडी नीचे जाना चाहती है, और ये बॉडी जब नीचे जाती है तो स्प्रिंग को खींचती है, मतलब यहाँ एक्सपेंशन स्प्रिंग में क्रिएट होता है। मैं मान लेता हूं कि ये इसकी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, और यहां से यहां तक इसका एक्सपेंशन सपोज x नॉट, कितना, x नॉट। तो इसके करस्पॉन्डिंग बताओ स्प्रिंग में फोर्स कितना आया, कि x नॉट। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये ऐसा x नॉट फोर्स है जो mg के इक्वल है, इसका वैल्यू, इसका अमाउंट x नॉट जो है वो mg के इक्वल है। मतलब इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो नीचे फोर्स कितना, mg, ऊपर कितना, तो बताओ दोनों इक्वल है, तो बताओ नेट फोर्स। और अगर नेट फोर्स 0 है तो बताओ ये सिचुएशन कौन सी कहलाई, इसकी मेन पोजीशन की सिचुएशन कहलाती है। हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेट फोर्स यहां पर कितना, 0। फोर्स 0 नहीं है, फोर्स तो है पर नेट फोर्स 0 है, मतलब हम इसको बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो बताओ ऐसा बोल सकते हैं क्या, mg इक्वल्स टू x नॉट। तो बताओ x नॉट का वैल्यू mg बाई k होता है, और ये x नॉट आपसे एग्जाम में पूछते भी,
एक्स नॉट बेसिकली है कौन, सुनना, एक्स नॉट मीन पोजीशन की सिचुएशन जो हमेशा कहां से मेजर की जाती है, नेचुरल। मतलब इस अरेंजमेंट में अगर मैं देखूं अगर एम मास की बॉडी को मैं सस्पेंड करता हूं तो इस सिस्टम की मेन पोजीशन इसकी नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट नीचे लाई करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें मेन पोजीशन कौन है, आपको क्या बताना, एक्स नॉट बताना। कितना बताना है, एक्स नॉट। वो कहां से मेजर करते हैं, तो इसकी मेन पोजीशन एक्स नॉट जो है वो नेचुरल से नीचे लाई करती है। और ये वैल्यू कितना, mg पाई। साला ये कितना होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, मास। जितना मास ज्यादा होगा उतना एक्सपेंशन ज्यादा, जितना मास कम होगा उतना ये कम होगा। बोलिए, अब बात को समझना, मैंने बॉडी को यहां पर अटैच किया और मतलब अटैच कर रखा है और यहां पर ये इसकी मेन पोजीशन, और मैं मान के चल रहा हूं कि ये सिस्टम, ये बॉडी अभी रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ है, मोशन नहीं कर रहा है। स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकल रिजिड सपोज सस्पेंडेड है और रुका हुआ है, ठीक है। नेट फोर्स कितना है, वेलोसिटी कितनी है, जीरो। बॉडी रुकी हुई ना, वेलोसिटी कितनी, जीरो। नेट फोर्स कितना, जीरो। बॉडी मेन पर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, हैप्पी एंजॉय कर रही है, रुकी हुई। अब मैं इसको मोशन देना चाहता हूं, क्या करूं, तो सर हल्का सा इसकी मेन पोजीशन से इस बॉडी को फर्दर आप डिस्कस करो। बोलो भाई, तो मैंने कहा ये इसकी मेन पोजीशन है, मैंने इसको फर्दर यहां से एक समान से नीचे पुल करके छोड़ दिया। बॉडी नेट फोर्स यहां पर कितना था, जीरो था, मैंने फर्दर इसको पुल किया और छोड़ा। अब तो मैंने जब फर्दर इसको एक्स अमाउंट से पुल किया तो फर्दर इसको रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, वो कितना होगा, कैक्स होगा, कैक्स। फर्दर फर्दर बोला मैंने, फर्दर कितना होगा, कैक्स। ये तो लग ही रहा है पर ये किससे बैलेंस है, तो नेट फोर्स यहां कितना हो गया, उसके बाद कितना खींचा, तो फर्दर कितना आया फोर्स, कैक्स। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना, कैक्स। ये बॉडी में काम कर रहा है, मैंने बॉडी को एक्स अमाउंट से खींचा और छोड़ा, तो इस फोर्स से बॉडी अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट। आपको पता है ये फोर्स बॉडी पे लग रहा है, एफ इक्वल्स टू माइनस एक्स फोर्स है, एक्स किधर है, फोर्स किधर है ना, और ये असेंबली कंडीशन। इसका मतलब ये बॉडी इस फोर्स को से अप एंड डाउन क्या करता है, ऐसे चलता। मैंने कहा बॉडी मेन पर रुकी हुई थी, मैंने फर्दर इसको एक्स अमाउंट से खींचा और छोड़ा, तो बॉडी अप एंड डाउन ऑप्शन करना स्टार्ट कर। अब आप बताओ मैंने कितना खींचा था, एक्स, और छोड़ा, छोड़ने के बाद क्या बॉडी नीचे जाएगी, प्रैक्टिकल फील करना कि ये प्रैक्टिकल खुद कर रहे हैं आप आपकी आंखों के सामने कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम रुका हुआ था, मैंने इसको एक्स अमाउंट से पुल किया और छोड़ा, तो क्या बॉडी नीचे जाएगी, और अब कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी। इसका मतलब बॉडी जितना मैं खींचता हूं वहीं से बॉडी लौट के ऊपर जाती है टुवर्ड द मीन, और जब टुवर्ड द मीन मोशन स्टार्ट करती है तो इसके लिए एक्सट्रीम कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सट्रीम किसको बोलते हैं, वो पोजीशन जहां से बॉडी मोशन करे टुवर्ड द मीन, उसको एक्सट्रीम कहते हैं। बताओ मैंने कितना खींचा और छोड़ा, तो बॉडी कहां जाएगी, तो बताओ ये एक्सिस का कौन होगा, एम्पलीट्यूड हो गया। कौन हो गया ये, बताओ ये कौन है, एक्सट्रीम, और ये मीन। बताओ एक्सट्रीम से मीन का सेपरेशन कितना है, मतलब मैं जितना खींच कर छोड़ूंगा ये उसके मोशन का क्या होगा, एम्पलीट्यूड। और ये एक एम्पलीट्यूड से क्या करेगा, अप एंड डाउन ऐसे करना स्टार्ट करेगा। बताइए इस सिचुएशन पे बॉडी पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, नेट रिस्टोरिंग फोर्स ऑन बॉडी कितना होगा, बोले सर एफ नेट इक्वल्स टू यहां पर होगा माइनस के एक्स, केवल यही फोर्स होगा। ये नेट है ना यार, हमने बोला ये फोर्स तो लगी रहा पर ये किससे बैलेंस है, तो ये तो नेट खत्म हो गया, जीरो। बताओ बताओ फर्दर कितना खींचा, तो फर्दर रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, माइनस के। ये बॉडी पर नेट फोर्स बॉडी पे काम। आपको पता है एफ इक्वल्स टू माइनस के से मतलब ये कौन सी कंडीशन, लीनियर एसएचएम की कंडीशन है, मतलब बॉडी क्या कर रही है, एसएचएम। और जब बॉडी एसएचएम करती है उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम लोग, बताओ कितना आएगा टाइम पीरियड, सोल्व कर सकते हैं। एम ए, एफ का मतलब, एफ का मतलब ये इस बॉडी पे लग रहा है ना, एफ इक्वल्स टू माइनस है ना एम ए, और एम ए का वैल्यू यहाँ क्या होगा, माइनस के एक्स। तो बताओ ए का वैल्यू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। बताइए के बाई एम कौन है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना बना, के बाई है। तो बताइए ओमेगा कितना होगा, तो बताइए टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा। एम कौन, मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, और के कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका टी यहां पर ऐसा होता है, ए 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। ये टाइम पर ध्यान से देखो, एक्स पर डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है। मास और के यहां पर है तो उसका टी ऐसा होता है। अब सुनना ध्यान से बात, ये तो ठीक है बेसिक हम जानते हैं ऐसा होगा। बताओ ये बॉडी जो यहां पर मैं खींचूंगा एक्स अमाउंट से छोड़ूंगा, तो बताओ किस एम्पलीट्यूड से एसिम करेगी, बताओ इसका मीन पोजीशन कौन है, एक्स नॉट। उसके बॉडी करेगी एसिम, बताओ उसका मोशन बॉटम से स्टार्ट होगा कि अपर से स्टार्ट होगा,
बॉटम से स्टार्ट हो, बॉटम एक्सिस से मोशन स्टार्ट होती है, बॉडी अप एंड डाउन ऐसे करेगी, ठीक है भाई। लेकिन बात को समझना, ये जो बॉडी हम अटैच करते हैं ना स्प्रिंग से, उसको अटैच करने के दो मेथड। एक मेथड तो ये है कि मैंने बॉडी को अटैच किया यहां पर, है ना, और धीरे धीरे बॉडी को मैं ला रहा हूं, 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 और यहां पर लाके मैंने इसको वेलोसिटी जीरो कर दिया। अब वो तो बॉडी यहां पर आई, यहां आई, यहां पर नेट फोर्स, और मैंने वेलोसिटी भी जीरो कर दिया। तो बताओ अगर मैं हाथ के सपोर्ट को हटा भी दूंगा तो बॉडी के नीचे आएगी? नहीं आएगी। बात समझ आ रही? मैंने बॉडी को अटैच किया और अटैच करने के बाद हाथ के सपोर्ट से धीरे धीरे स्लोली 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 नीचे ला रहा हूं। अब बॉडी जब मीन पर आ जाती है तो नेट फोर्स, वेलोसिटी भी, मतलब यहाँ पर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो, वेलोसिटी पे जीरो। अब अगर इस कंडीशन में हाथ के सपोर्ट हटा भी दूं ना तो बॉडी नीचे नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, बॉडी मीन पर है, रुकी हुई है। फर्दर मैंने खींच के छोड़ा तो ये ऐसे से हुआ, ठीक है। लेकिन एक केस और होता है इसमें, ये कि मैंने बॉडी को अटैच किया और इसकी नेचुरल से अटैच किया और वहीं से ड्रॉप कर दिया ना ड्रॉप। अब आप बात को समझ, मैंने बॉडी को कहां अटैच किया? नेचुरल लेंथ पर, वहीं से मैंने बॉडी को ड्रॉप कर दिया। जब बॉडी को ड्रॉप किया तो बॉडी का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, किधर? नीचे की तरफ। लेकिन आपको पता बॉडी तो वही है एम मास की, तो आपको पता इसका मेन पोजीशन तो यही है। अबे मेन पोजीशन कौन डिसाइड करता है? मास। पहले भी मास सेम ही था, अब भी मास सेम ही, तो बताओ उसका मेन तो वही होगा ना ये। तो बताओ बॉडी को अगर मैं यहां से ड्रॉप कर देता हूं, नेचुरल से बॉडी को ड्रॉप करता हूं, तो बॉडी का मोशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, और यहां से स्टार्ट होता है टुवर्ड द मीन, टुवर्ड द मीन। तो बताओ ये पोजीशन कौन सी होगी? एक्सट्रीम हो गई। ये कौन सी पोजीशन हो गई? बताओ, ये बॉडी का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, टुवर्ड द मीन स्टार्ट हुआ, और एक्सट्रीम से अगर बॉडी मीन की तरफ जा रही तो बॉडी का मोशन कैसा होगा? एक्सीलरेटेड। पढ़ा आपने कहीं? बॉडी यहां से मोशन स्टार्ट करती है, टुवर्ड द मीन जाती है, तो बॉडी जब मीन पर पहुंचती है तो इसका मोशन एक्सेलरेट होता है। यहां पर बॉडी जब पहुंचती है तो उसका नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन क्या फोर्स जीरो होता है तो वेलोसिटी भी जीरो है क्या? वेलोसिटी जीरो नहीं है, बॉडी यहां रुकती नहीं और नीचे जाती है, और इस मीन के बाद क्या करना स्टार्ट कर दिया? अप एंड डाउन ऐसे स्टार्ट कर दी। नहीं समझ में आएगा? मैंने बॉडी को यहां से ड्रॉप किया, नेचुरल से हटा दिया सपोर्ट को, तो बॉडी का मोशन यहीं से अप एंड डाउन स्टार्ट हो जाता है। और जब यहां से स्टार्ट हो जाता है तो आपको पता मीन तो यही है उसकी, तो ये अगर उसकी मीन है और ये उसका क्या हो गया? एक्सट्रीम। ध्यान रखना, जब भी बॉडी टुवर्ड द मीन स्टार्ट मोशन कर दे तो वो उसके लिए क्या कहलाता है? एक्सट्रीम। बताओ, ये एक्सट्रीम, ये मीन, ये एक्सट्रीम, इसके बीच में बॉडी अप एंड डाउन मोशन का स्टार्ट कर। बताओ किस फोर्स कैसे कर रही है? ध्यान से देखो, फोर्स भी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नॉट। अब एक्स की पावर एक ही तो है, बॉडी यहां भी क्या करेगी? यहां भी क्या करेगी? और यहां भी स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या ही है, मास वही है, तो टाइम पीरियड यहां पे क्या होगा? टाइम पीरियड दोनों केस में क्या होगा? सेम। बॉडी का मोशन यहां से स्टार्ट यहां तक, अप एंड डाउन मोशन में स्टार्ट हो देगा। कोई बता सकता है इस केस में इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? एक्स नॉट। इस सिचुएशन में बॉडी का जो यहां पर एम्पलीट्यूड होगा मोशन का, वो कितना होगा? एक्स नॉट होगा। और जो उसकी मेन पोजीशन की सिचुएशन है वही उसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। दो सिचुएशन है। पहला सुनना ध्यान से वापस, मैंने बॉडी को कहां से अटैच किया? नेचुरल से, और वहीं से बॉडी ड्रॉप कर दिया। जब ड्रॉप कर दिया तो बॉडी का मोशन यहीं से अप एंड डाउन स्टार्ट हो जाएगा। करेगा? बताओ ये भी क्या करेगी? ऐसे करेगी ना। ये भी क्या करेगी? बताओ इसकी मेन पोजीशन वही होगी जो पहले थी। मेन पोजीशन कौन डिसाइड करता है? मास। पहले भी वही था, अब भी वही था, मेन पोजीशन वही। बस इसका मोशन कहां से स्टार्ट होगा? अपर एक्सट्रीम से। अपर एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट हुआ, यहां से बॉडी मीन पर, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर यहीं से मोशन स्टार्ट होगा। यहां भी बॉडी ऐसे जम करेगी, यहां भी अगर देखें तो उसका टाइम पीरियड बिल्कुल वही होगा जो पहले था। यहां भी मेन पोजीशन वही होगी जो पहले थी, बस दो बातों में डिफरेंस आएगा। क्या? इसका मोशन अपर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? एक्स नॉट। यहां से बॉडी को मेन पे लाके रोक दिया, अब फर्दर मैं डिस्कस कर रहा हूं कितना? एक्स, और छोड़ूंगा तो बॉडी यहां भी बॉडी अब क्या करेगी? दोनों केस में क्या करेगा? यहां कैसे होगा और यहां ऐसा हो? तो दोनों की मीन, दोनों की मीन सेम है, दोनों की मीन पोजीशन सेम, क्योंकि दोनों में मास सेम है, दोनों की मीन, पर दोनों का मोशन स्टार्टिंग पोजीशन डिफरेंट। ये अपर एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, ये लोअर, ठीक है। दोनों की मेन पोजीशन, दोनों का टाइम पीरियड सेम। बोलो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ये लोअर से स्टार्ट होगा, अपर से स्टार्ट। दूसरा, दोनों में एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होगा। यहां जितना खींच के छोड़ेंगे ना साला, वो उसका एम्पलीट्यूड होगा।
इसका वैल्यू x नॉट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। जितना खींच के छोड़ेंगे वो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। यहां जो भी x नॉट होगा वो उसकी क्या होगी, एम्पलीट्यूड कहलाती है। जो भी मेन पोजीशन की सिचुएशन होती है वो उसके एम्पलीट्यूड कहलाती है। बोलिए, तो जब भी एग्जाम में प्लेन वर्टिकल में केस आएगा तो वो लिख कर देता है कि बॉडी को कहां से ड्रॉप करना, वो लिखेगा बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, तो कैसे ये बनेगा। और बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और फिर फर्दर डिस्कस किया इतना अमाउंट और छोड़ा, तो फिर कैसे ये बनेगा। दोनों केस में ऐसे जम होगा, दोनों केस में टाइम पीरियड क्यों होगा सेम, क्योंकि वो तो किस पे डिपेंड करता है, मास और के पे डिपेंड करता है, पे डिपेंड। तो दोनों केस में टाइम पीरियड क्या होगा, सेम। दोनों केस में होगा एसएच, दोनों की मेन पोजीशन क्या होगी, सेम। बस दोनों में डिफरेंस दो बातों का, ये नीचे से वो ऊपर से, और दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट। लिखिए आप केस पे 50 हुए। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट टाइम पे आपकी इस पर, ये डेटा डाल के पूछूंगा क्वेश्चन डिट्टो सेम, बस ये भी समझा रहा हूं। पर दो केस है इसमें, दोनों केस के आंसर पूछेंगे हम आपसे, तो आपको ध्यान रखना दो सिचुएशन होती है, लिख कर देता सामने वाला क्वेश्चन में कहां से बॉडी को ड्रॉप करना। ये तो कौन सा प्लेन था, वर्टिकल। अब इसको हम लेते हैं प्लेन हॉरिजॉन्टल। प्लेन हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शनलेस सरफेस से, और ये स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसे रखा हुआ है। अब सब लोग सोच के बताओ कि स्प्रिंग यहाँ पर नेचुरल लेंथ में है, और उसमें मैंने बॉडी को अटैच किया, प्लेन हॉरिजॉन्टल में बॉडी को अटैच किया, तो बॉडी को अटैच करने से स्प्रिंग को एक्सपांशन कंप्रेशन आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। बोले सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी फोर्स होता ही नहीं है, बॉडी को अटैच करें या ना करें कोई फर्क पड़ेगा, बताइए।
तो हम बोलते हैं यहाँ पर अगर देखें तो जब बॉडी को अटैच करते हैं तब भी स्प्रिंग मास सिस्टम रेस्ट कंडीशन में होता है, स्प्रिंग में कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं होता, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ग्रेविटी फोर्स नहीं होता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पर अगर देखें बॉडी को अटैच करें ना करें, यहाँ पर नेट फोर्स अभी क्या है, जीरो हो जाए। और ये इसकी कौन सी लेंथ कहलाती है, नेचुरल। मतलब हम समझेंगे प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो जो नेचुरल लेंथ होती है ना, वही सिस्टम की क्या होती है, क्या होती है, मेन पोजीशन होती है। क्या बताओ, पहले नेचुरल लेंथ कभी मेन पोजीशन हो सकती थी? नेचुरल लेंथ पहले कभी मेन पोजीशन हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स पिक्चर में होता है। बेटा जैसे ग्रेविटी फोर्स पिक्चर में होगा, वर्टिकल डॉट पर तो उसका मीन तो नहीं कितना होता, mg बाई के होता है। यहाँ ऐसा कोई mg फोर्स लगता ही नहीं है। तो जो इसकी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है वही इसकी मेन पोजीशन कहलाती है। अब इन दोनों प्लेन में सबसे बड़ा डिफरेंस इस बात का है कि दोनों मेन का डिफरेंस होता है। इसका मेन डेफिनेटली कभी भी यहाँ पर नेचुरल लेंथ नहीं होगा, वो नीचे होगा। यहाँ पर अगर देखें तो बॉडी मेन पर रखी हुई है, नेट फोर्स जीरो है, नेचुरल लेंथ लाई करती है, इसकी नेट फोर्स जीरो वाली पोजीशन है, मेन पोजीशन कहलाती है। अब बताओ बॉडी मेन पर रखी, इसको मोशन देना चाहता हूँ, क्या करूं? बोले कुछ मत करो सर, हल्का सा एक अमाउंट से इसको खींच कर छोड़ दो। जब एक अमाउंट से खींच के छोड़ेंगे तो बताओ यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, kx। अरे करेगा ना, उसकी वजह से बॉडी टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट करेगा। बताओ इसकी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, F माइनस कैसे लग रहा है? बताओ ये कौन सी कंडीशन है? तो बताओ बॉडी यहाँ पे लीनियर कर रही है, और जब लीनियर करती है तो बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर लिखेंगे m बाई के होता है। मतलब मेरा ये कहना है कि प्लेन चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों केस में स्प्रिंग मास सिस्टम एसोसिएशन करता है। क्या करता है? और दोनों केस में टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। बस फर्क कहां आएगा, मेन पोजीशन में डिफरेंस आएगा। यहां पर कभी भी मेन पोजीशन नेचुरल लेंथ नहीं होगा, और यहां पर नेचुरल लेंथ हमेशा मेन पोजीशन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी फोर्स पिक्चर में नहीं होता। तो यहां पर हम बोले मेन पोजीशन हमेशा नीचे होती है, और यहां पर मेन पोजीशन नेचुरल लेंथ होती है। तो दोनों में डिफरेंस किस बात का, मेन पोजीशन का होगा। यहां भी बॉडी असेंब करेगा, यहां भी बॉडी असेंब करेगा, जितना खींच के छोड़ेंगे साला वही इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। जितना खींच के छोड़ेंगे वही इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल। अब एक प्लेन और होता है यार, उसको भी खत्म कर दें क्या, एक मिनट और क्या, प्लेन इंक्लाइंड मान लेते हैं, और ये स्प्रिंग मास सिस्टम यहां पर लगा हुआ, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, अभी कौन सी लेंथ में, स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना, के। अब अगर मैं इसके फ्री पे बॉडी को अटैच करूं तो बताओ कोई ग्रेविटी फोर्स पिक्चर में आएगा? मान लीजिए इंक्लिनेशन थीटा है, तो बताओ यहाँ पर बॉडी को मैं अटैच करूंगा तो यहाँ पर एक फोर्स बाहर पीछे से लगेगा ना, कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा फोर्स यहाँ पर लगेगा। उसकी वजह से स्प्रिंग में नेचुरल से तो कुछ कंप्रेशन एक्सपेंशन आ जाएगा। मान लीजिए एक्सपेंशन कितना है, एक्स नॉट, तो उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स ऊपर कितना आएगा, के एक्स नॉट। ऊपर लग रहा, के एक्स नॉट नीचे लग रहा, दोनों, तो नेट फोर्स, तो ये इसकी कौन है, मेन पोजीशन। मतलब ध्यान रखेंगे प्लेन इंक्लाइंड अगर है तब भी इसकी मेन पोजीशन की बात करें तो वो नेचुरल लेंथ नहीं होगी, हल्की सी नीचे होगी। और वो कितनी होगी हम ये भी बता सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। बताइए क्या लिखें, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट। तो बताइए एक्स नॉट का वैल्यू एम जी साइन थीटा बाई के होगा, इसकी मेन पोजीशन। ठीक है, अब आप बताओ यहां भी दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन, बॉडी मेन पर रुकी हुई है, हैप्पीली एंजॉय कर रही है, बोलो ना यार। अब मैं इसको मोशन देना चाहता हूं, क्या करूं, हल्का सा इसको फर्दर एक सपाउंड से खींच कर छोड़ दूं, टू एंड फ्रो करना स्टार्ट करेगी। मतलब कितना खींचा, तो बताओ इस पे फोर्स कितना आएगा, के एक्स आया, और इस फोर्स के से बॉडी टू एंड फ्रो करना स्टार्ट। तो बताओ एफ यहां पर जो लगेगा वो फोर्स माइनस के एक्स ही होगा, प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स। बताओ ये बॉडी क्या कर रही है, तो बताओ इस केस में भी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के। मतलब मेरा ये कहना है कि प्लेन चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो चाहे इंक्लाइंड अरेंजमेंट हो, तीनों सिचुएशन में टाइम पीरियड सेम होगा।
टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा, मास पर करेगा, के पे करेगा, अरेंजमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। बस तीनों अरेंजमेंट अगर अलग अलग है तो चेंज किस में आएगा, मीन पोजीशन में आएगा। यहां मीन पोजीशन कितनी थी, mg बाई के, नेचुरल लेंथ mg sin थीटा बाई के है। तीनों सिचुएशन में अगर देखें तो मीन पोजीशन में चेंजेस आएगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम कर लेंगे भाई। बाकी की बात इसको और आगे बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चले भाई, ओके, थैंक यू। चलें भाई, होमवर्क तो दिया था ना आपको, अभी नहीं, इसके स्प्रिंग का नेक्स्ट टाइम पे देंगे, स्प्रिंग पेंडुलम नेक्स्ट टाइम पे पूरा हो जाएगा 90 तो फिर होमवर्क देंगे। अभी क्वेश्चन तब बताऊंगा ना यार। आपको मैंने होमवर्क देता करा था कि आप लोगों ने, कुछ मजा आ रहा है टाइम मैनेजमेंट